साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए ई गवर्नेंस की एक और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्लास। इससे पहले हम यूनिट 9 की 10 ऑब्जेक्टिव क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस सारे वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, यूनिट 9 इस बार एमपीपीएससी के सिलेबस में पहली बार जोड़ी गई है, तो किसी को भी पता नहीं है कि किस तरह के प्रश्न, किस तरह के ऑब्जेक्टिव जो हैं आपकी प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। तो आपके अंदर इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हमने ये स्पेशल सीरीज चालू की है। आपका सहयोग रहा तो ये स्पेशल सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने आ रहा है ई गवर्नेंस से। देखिए, एनईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नेशनल एजुकेशन प्लान, ऑप्शन बी है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ऑप्शन सी है नेशनल स्मार्ट गवर्नेंस प्लान, या फिर ऑप्शन डी है नेशनल ई गवर्नेंस पॉलिसी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो होता है वो एनईपी का फुल फॉर्म होता है। आपसे फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने अगर इससे पहले परीक्षा दी होगी तो आपको पता होगा। आइए आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं। तो देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत 2006 में की गई थी। इसी को राष्ट्रीय ई शासन योजना भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहली पहली योजना है, अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की शुरुआत कब की गई थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 16 अगस्त 2006 को, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 2008, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 2009, या फिर ऑप्शन डी है 18 जुलाई 2010। तो कब इस कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की थी? आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं कि मान लीजिए आपके मेंस में अगर लिखने को आ जाता है कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, तो आप जो अति लघु प्रश्न है 3 नंबर का, उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई थी। अब आप कहेंगे सर ये कॉमन सर्विस सेंटर होता क्या है, तो आइए आपको बताते हैं। तो देखिए, 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे सर्व सेवा केंद्र भी कहते हैं, हिंदी इसकी है सर्व सेवा केंद्र, की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही जगह पर बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए जैसे कियोस्क सुविधा होती है, ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं। जैसे कि कियोस्क सुविधा क्या होती है, वहां पर आप जाएंगे तो एक ही जगह पर आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म की फीस फिल कर सकते हैं, रिसिप्ट ले सकते हैं, अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं एक ही जगह पर आपको उपलब्ध करा दी गई। बैंकों के भी आपने ग्राहक सेवा केंद्र खुले देखे होंगे, कई गांवों में ग्राहक सेवा केंद्र खुले रहते हैं बैंकों के। तो बैंकों से संबंधित जो भी जानकारी होती है, जो भी आवश्यकता होती है, आपको जानकारी लेना है या फिर कोई अपना खाता खुलवाना है, तो एक ही जगह पर सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसे ही कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सर्व सेवा केंद्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, खजाने प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है? देखिए, हर एक राज्य सरकार अपना अपना ई गवर्नेंस प्लान जो है एक्टिव करती है, लॉन्च करती है। तो एक खजाने प्रोजेक्ट है जो काफ़ी चर्चा में रहा था, तो किस राज्य सरकार का ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, या फिर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर सी, यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा खजाने प्रोजेक्ट चालू किया गया था। तो आइए देखते हैं खजाने प्रोजेक्ट क्या है। तो खजाने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की गई है। यह G2G प्रकार का ई गवर्नेंस है। अब आप समझ रहे हैं G2G का मतलब क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जब अपने डिपार्टमेंट के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध कराती है तब उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खजाने प्रोजेक्ट है वो कर्नाटक राज्य सरकार अपने डिपार्टमेंट के लिए ही लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, MCA 21 और ईज किस प्रकार की ई गवर्नेंस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है G2G, ऑप्शन बी है G2B, ऑप्शन सी है G2C, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए, G2B, G2C इन सब के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो, जो ई गवर्नेंस की पहली वीडियो है, उसमें हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। पहली वीडियो इसी के ऊपर थी, G2C क्या होता है, G2B क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। बाकी बीच बीच में हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। सही आंसर है बी, यानी कि G2B। अब देखिए G2B का अर्थ क्या होता है। G मतलब हो गया गवर्नमेंट, B मतलब हो गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का अर्थ है यहाँ पर व्यापारी। आइए देखते हैं। तो देखिए,
दोनों पहल सरकार के द्वारा व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किए गए हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से व्यापारी बड़ी आसानी से ऑनलाइन नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए G2B का अर्थ आपको बताते हैं। जब गवर्नमेंट अपनी सुविधाएं बिजनेसमैन यानी व्यापारियों के लिए उपलब्ध कराती है तो उसे G2B का ई गवर्नेंस कहते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे व्यापारियों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी ऑफिस के। सीधे जाइए, ऑनलाइन अपना नया रजिस्ट्रेशन कराना है, नई दुकान खोलनी है, नया बिजनेस चालू करना है, तो सीधे ऑनलाइन आप वहां पर अपनी जानकारी दीजिए और आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के ऑनलाइन आप पूरा जारी कर दीजिए। आपका काम एक ही जगह पर ऑनलाइन माध्यम से हो जाता है। तो इसे G2B ई गवर्नेंस कहा जाता है, जब गवर्नमेंट जो है बिजनेसमैन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो एक बार लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, ये कुछ ऐसी शब्दावली है जिनको समझने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन हम सरल से सरल भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, कठिन आपको हम लगने ही नहीं देंगे। ये तो ऐसा मतलब कि हमारा ध्येय ही यही है कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। इसलिए इसको लेकर के कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? ये अति महत्वपूर्ण है, 3-4 इस पे स्टार लगा लीजिए। डिजिटल इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 2015, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन सी है 22 सितंबर 2015, या फिर ऑप्शन डी है 25 दिसंबर 2017। पूरी जानकारी हम आपको डिजिटल इंडिया के बारे में देने वाले हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। अब ये क्या है डिजिटल इंडिया, आइए आपको बताते हैं। देखिए, डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए की गई थी। अब ये तो होगी टेक्निकल लैंग्वेज। अब देखिए, मेन चीज़ डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा रही हैं, बस इतना बात दिमाग में रखिए। सारी चीज़ें ऑनलाइन मतलब कि अगर आप खाता खुलवाना जा रहे हैं तो वो भी आपका ऑनलाइन होगा, टैक्स भरने जा रहे हैं सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, आपके खाते में जो भी सैलरी आएगी वो आपकी ऑनलाइन आएगी, जो भी जैसे स्कॉलरशिप आती है बच्चों की वो भी सीधे ऑनलाइन आपके अकाउंट में आएगी। अब इससे क्या हुआ, इससे जो बिचौलिए होते हैं, जो मतलब रिश्वतखोरी होती थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो ये है आपका डिजिटल इंडिया पहल। ठीक है, और आपको जानकारी देते हैं। अब इसका ध्येय वाक्य आपसे पूछा जा सकता है डिजिटल इंडिया पहल का, तो इसका ध्येय वाक्य जो मोटो है वो है पावर टू एम्पावर। ठीक है, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि डिजिटल इंडिया पहल की मोटो क्या है, डिजिटल इंडिया पहल की ध्येय वाक्य क्या है, तो पावर टू एम्पावर जो है वो डिजिटल इंडिया पहल का ध्येय वाक्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। देखिए, हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना चालू की गई है? ऑप्शन ए है डिजिटल पंचायत परियोजना, ऑप्शन बी है हर घर डिजिटल परियोजना, ऑप्शन सी है भारत नेट परियोजना, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन। अब देखिए, इसमें जो आंसर होगा ना, लोग उसको टिक करेंगे नहीं, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। आंसर को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने वाली हैं। तो आपके दिमाग में क्या आया, आइए आंसर देखते हैं। देखिए, सही आंसर है सी, यानी कि भारत नेट परियोजना जो है वो ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली परियोजना है। अब देखिए, जो आंसर है आपका सी, उसमें कहीं पर भी ग्राम पंचायत का जिक्र नहीं है और बाकी सब में ग्राम पंचायत का जिक्र है। तो यही इसी तरह से एग्जामिनर आपको फंसाता है, कुछ इसी तरह से ऑप्शन देता है जिससे आप ऑप्शन को गलत लगा करके आए। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत नेट परियोजना जो है उसका कार्य है ग्राम पंचायतों को डिजिटल करना। आइए देखते हैं। तो भारत नेट परियोजना का उद्देश्य हर एक ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे हर ग्राम पंचायत को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह है प्रश्न नंबर 27। जब एक ही पहल के अंदर बहुत सारी योजनाएं शामिल होती हैं तो उस परियोजना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अम्ब्रेला परियोजना, ऑप्शन बी है मल्टीटास्किंग परियोजना, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि अम्ब्रेला परियोजना कहा जाता है। अब आपको अम्ब्रेला परियोजना के बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, जब एक ही पहल के अंदर बहुत सारी योजनाएं शामिल होती हैं तो उसे अम्ब्रेला परियोजना कहा जाता है। जैसे कि डिजिटल इंडिया पहल, इसके अंतर्गत क्या है, डीबीटी, सीएससी, डिजी लॉकर आदि बहुत सारी परियोजनाएं शामिल हैं। ये तो होगी टेक्निकल लैंग्वेज। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, अम्ब्रेला परियोजना जब आपकी परीक्षा में आएगी तो छतरी परियोजना करके आएगी। आप छतरी परियोजना से समझिए, छतरी कैसी होती है, ऊपर से बिल्कुल एकदम
गोल सी होती है और उसके अंदर हम अपने आप को बचाते हैं धूप से और वर्षा से। बस आप इसी से दिमाग में लगा लीजिए, जो छतरी परियोजना है वो एक आपका ढाल हो गई और उसके अंदर जो छोटी छोटी परियोजनाएं चलाई जाती हैं वो उसके अंदर आती हैं। जैसे कि डीबीटी हो गया, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में हमने आपको बताया है। डिजी लॉकर के माध्यम से क्या होता है, आप आधार कार्ड से उसको कनेक्ट कीजिए और आपने जितने भी शैक्षणिक आपके सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर पर अपलोड कर दीजिए। टैक्स आप डिजी लॉकर से वो टैक्स जो है वो आप भर सकते हैं इस परियोजना के अंतर्गत। किसके ये आपकी जो परियोजना जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है, कौन सी ये परियोजना, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में ये सारी परियोजनाएं आती हैं, छोटी छोटी सारी परियोजनाएं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आ जाती हैं। तो डिजिटल इंडिया क्या हो गया, डिजिटल इंडिया आपका अम्ब्रेला पर प्रोजेक्ट हो गया और उसके अंदर ये छोटी छोटी परियोजनाएं आ जाती हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी अम्ब्रेला प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, जब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी परियोजनाएं चलाई जाती हैं तो उसे अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कहते हैं। सीधे सीधे ये आपकी परिभाषा हो गई। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। तो जब कोई पॉलिसी लाई जाए और उस पर लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार न किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नो कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है वन वे कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी है टू वे कम्युनिकेशन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। तो इसका आंसर है बी, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन। सर ये क्या होता है वन वे कम्युनिकेशन? तो देखिए वन वे कम्युनिकेशन होता है जैसे कि कोई चीज़ आपने अपलोड की, ठीक है, मान लीजिए यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कोई चीज़ आपने अपलोड की और उसमें आपने क्या किया, कमेंट को बंद कर दिया, तो आपने क्या किया, वन वे कम्युनिकेशन किया, यानी कि सीधे अपनी बातें कहीं और दूसरी की प्रतिक्रिया का आपने कोई इंतजार नहीं किया, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरी की प्रतिक्रिया को जानने में। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब सर टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? तो बस यूट्यूब का ही आप इसको एग्जांपल लीजिए। आपने कोई चीज़ अपलोड की और आपने कमेंट को बॉक्स को बंद नहीं किया, यानी आपने ऑन कर दिए कमेंट बॉक्स और लोगों से कहा कि अपनी जो है प्रतिक्रिया इस पर दीजिए, अपना जो रिस्पॉन्स है वो इस पर दीजिए और आप उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जब अपनी अपनी बात कहें और लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार ना करें तो उसे वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब अपनी बात कहें और लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों के रिस्पॉन्स का इंतजार करें तो उसे टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? चलिए आंसर इसका बी हो गया। देखिए बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं जैसा कि हमने आपको बताया है। जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो देखिए, पीडीएफ पढ़िए, चीज़ें क्लियर एकदम हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहें सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको ये लोगो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हर एक वीडियो की। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन से ई गवर्नेंस के उद्देश्य हैं, यानी कौन सा जो उद्देश्य आपको चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से हैं जो ई गवर्नेंस के बिल्कुल सही उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए है नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, ऑप्शन बी है पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन करना, ऑप्शन सी है व्यापार और उद्योगों के साथ इंटरफेस में सुधार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छे से लोगों को उपलब्ध हो सके इसीलिए तो ई गवर्नेंस चालू किया जा रहा है। देखिए अब इससे महत्वपूर्ण क्या है, देखिए 2014 के बाद व्यापारिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन की गई, जिसका असर भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर पड़ा और भारत आगे की ओर बढ़ता चला गया। वर्तमान में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या है, तो 63वें स्थान पर है और पिछले वर्ष जो है 77वें स्थान पर था। यानी जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हो रहा है, भारत जो व्यापार के क्षेत्र में और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। सारी सुविधाएं कौन कौन सी हैं, जो भी आपको ऑप्शन में सारी चीजें दी गई हैं, यानी कि व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार, जैसा कि अभी हमने आपको बताया 2014 के बाद में व्यापार में बहुत अच्छा यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, ऑनलाइन सेवा प्रदान कर रहे हैं, नागरिक परेशान नहीं हो रहे, डायरेक्ट ऑनलाइन जा रहे हैं, चीज़ें अपनी वहाँ पर कर रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही, पारदर्शिता आ गई है ऑनलाइन चीज़ें होने के बाद में, यानी कि चीज़ें सीधे बैंक अकाउंट में आपके सैलरी पहुँच रही है, स्कॉलरशिप सीधे बैंक अकाउंट में पहुँच रही है, यानी रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद है। तो ये सारे के सारे जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 30, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ई गवर्नेंस के लिए ज्ञानदूत योजना किस राज्य सरकार की पहल है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है राजस्थान। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। सही आंसर है मध्य प्रदेश। ज्ञानदूत परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं।
तो देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी तंत्र की कुशलता बढ़ाने और लोगों की सरकार तक पहुंच सुगम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। कब? 1 जनवरी 2000 को मध्य प्रदेश के धार जिले से की गई है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले से ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत की गई है। ये एक तरह का G2C गवर्नेंस है। अब G2C का अर्थ हम आपको बताते हैं। G माने गवर्नमेंट, C माने सिटीजन। तो जब गवर्नमेंट सीधे सिटीजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है तो उसे G2C ई गवर्नेंस कहते हैं। यहाँ पर क्या किया है सरकार ने? लोगों की सरकार तक पहुँच अच्छे से बन सके, सुगमता से बन सके, इसलिए ये ज्ञानदूत परियोजना चालू की गई है। यानी सरकार ने अपने लोगों के लिए यानी सिटीजन के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, इसलिए ये G2C प्रकार का ई गवर्नेंस है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने में अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जो परेशान है कि यूनिट 9 के ऑब्जेक्टिव कैसे देखने को मिलेंगे, किस तरह के यूनिट 9 के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा अगर आप उनके पास ये वीडियो शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि सारी वीडियो जो भी हैं यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 6, यूनिट 3, हर एक की ऑब्जेक्टिव वीडियो अब आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो सीधी सीधी बात है। ठीक है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए सारे ऑब्जेक्टिव आपको अपने अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।